हेलो एवरीवन। जब भी हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करते हैं तब मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर चूज करा जाता है इन टर्म्स ऑफ फैन फेवरेट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्पाइडरमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और डेयरडेविल। भले ही डेयरडेविल के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस हो लेकिन वो कैंग के टैग का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता, बट बिकॉज ऑफ बीइंग फैन फेवरेट कैरेक्टर दे आर गिवन प्रायोरिटी बाय फैंस। और हम सब ने देखा है कि ये जितनी भी फैन थ्योरीज होती है वो सब इन्हीं कैरेक्टर्स के अराउंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन मैन का रिटर्न, कैप्टन अमेरिका का रिटर्न, लेकिन कोई भी ब्लैक विडो के रिटर्न के बारे में नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो फैन फेवरेट नहीं है, वो लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक विडो इज नॉट पावरफुल कैरेक्टर इन MCU एंड अकॉर्डिंग टू मी ए कैरेक्टर्स पॉपुलैरिटी डजंट जस्टिफाई हाउ पावरफुल दे आर। तो आज हम बात करने वाले टॉप 8 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन MCU के बारे में। और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इस लिस्ट में जो कैरेक्टर्स है वो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस कैरेक्टर से जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन होल MCU, तभी मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है, जो कि है कैप्टन मार्वल। अब मैं कैप्टन मार्वल के कौन से एस्पेक्ट की बात करूं? कैप्टन मार्वल साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज है एंड शी कैन लिफ्ट 100 ऑफ टन्स। चाहे कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, फाइटिंग स्किल्स या फिर इंटेलिजेंस, शी इज़ बेस्ट इन एवरी लेवल। और मार्वल स्टूडियोज़ को भी पता है कि कैप्टन मार्वल कितना बड़ा एसेट है उनके लिए। भले ही द मार्वल्स मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, लेकिन इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते दैट शी इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ अवेंजर्स। अब मैं इस कैरेक्टर के बारे में क्या बोलूं? ही हू रिमेन्स एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे लगता है कि हर एक लिस्ट में आ सकता है। चाहे आप बात करो मोस्ट पावरफुल विलन, मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन MCU, मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर, तो ऐसी कोई सी भी लिस्ट नहीं है जिसमें ही हू रिमेन्स नहीं आ सकता। लेकिन जोनाथन मेजर्स के केस के बाद अब ये कैरेक्टर MCU में है भी या नहीं वो भी नहीं पता हमें। लेकिन जितना हमने ही हू रिमेन्स को देखा है, चाहे लोकी सीजन 1 हो या फिर लोकी सीजन 2, उसके हिसाब से वो इस लिस्ट में तो डिजर्व करता ही है। चाहे उसका टाइम से बाहर एग्जिस्ट करना, उसका मिलियंस ऑफ ईयर्स जीना, या फिर मल्टीवर्स पर राज करना, या फिर अपने ही वेरिएंट्स को टाइम लाइन से हटाना। ही हू रिमेन्स को जो पावरफुल बनाता है वो 2 चीज़ें, एक तो उसकी नॉलेज और दूसरा टेक। ये दोनों चीज़ें उसके पास होने की वजह से वो किसी से भी डरता नहीं है। उसको पता था कि लोकी और सिल्वी उसको मारने आ रहे हैं, लेकिन उनसे लड़ने की जगह उसने बार्गेन करने का सोचा। और वो भी क्यों? क्योंकि उसको पता था कि फ्यूचर क्या है, और जिस कैरेक्टर को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका कोई सामना कैसे ही कर पाएगा। हेला, ओडिन्स फर्स्ट चाइल्ड, या फिर कमांडर ऑफ एसगार्ड, या फिर गॉडेस ऑफ डेथ, इनका तो इस लिस्ट में आना बनता ही है। ओडिन ने हेला को लाइफ टाइम के लिए कैद कर लिया था, लेकिन जब ओडिन की डेथ हुई तब जाके हेला रिलीज हुई उस प्रिजन से, और तब से उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको एसगार्ड में कब्जा करना है। और हेला कितनी पावरफुल थी वो तभी पता चल गया था जब उसने थॉर का हैमर तोड़ा था, और ये देख के थॉर और लोकी को भागना ही पड़ा था वहाँ से। और जो हेला की पावर्स है वो एसगार्ड से जुड़ी हुई है, इसलिए उसने सोचा कि वो एसगार्ड पे ही कब्जा करेगी अब। और हेला इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि थॉर अकेला उसका सामना कर ही नहीं सकता था। थॉर को भी पहली बार एक टीम की ज़रूरत पड़ी थी, और यहाँ तक कि हेला ने वैल्किरी की पूरी आर्मी को ही ख़त्म कर दिया था। और हेला कितनी पावरफुल है वो आप ये अंदाज़ा लगा लो कि उसके 2 वेपन्स क्या थे। जब वो ओडिन के साथ पहले लड़ती थी तब उसका जो वेपन था वो था म्योनिर, और उसके बाद नेक्रोसॉर्ड, और ये दोनों वेपन्स काउंट होते हैं मोस्ट पावरफुल वेपन्स में। अब हेला MCU में एग्जिस्ट करती है या नहीं वो भी नहीं पता हमें, लेकिन अगर हेला वापस आती है तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। हाई इवोल्यूशनरी बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, और उसने अपनी जो नॉलेज है वो जेनेटिक्स पर ज़्यादा यूज़ करी। और हाई इवोल्यूशनरी ने एनिमल्स को ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स में इवॉल्व कर दिया। भले ही हाई इवोल्यूशनरी अपने एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में बहुत पागल हो गया था, और अगर उसको रोका नहीं जाता तो वो अपनी पूरी ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स की आर्मी खड़ी कर देता। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो एडम वॉरलॉक भी हाई इवोल्यूशनरी का ही एक एक्सपेरिमेंट है। थॉर लव एंड थंडर में भले ही गॉड द गॉड बूचर को एक नेक्स्ट लेवल थ्रेट नहीं दिखाया हो,
लेकिन वो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर तो था। अगर आपने बिहाइंड द सीन देखा होगा तो थॉर से लड़ने से पहले गॉर बहुत सारे गॉड्स को ख़त्म कर चुका था, वो भी सिंगल हैंडेडली। और हाफ अ चांस अगर गॉर अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता तो आज एमसीयू में कोई भी कॉस्मिक बीइंग नहीं होते। और गॉर का बस एक ही डिसएडवांटेज था, जो कि था नेक्रोसॉर्ड। जैसे ही गॉर के पास से नेक्रोसॉर्ड गया तो उसकी पावर्स भी चली गई। लेकिन मैं पर्सनली चाहता था कि गॉर हमें आगे भी दिखे। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता अगर वो नेक्स्ट बिग बैड बनता। अब चाहे आप कोई से भी अल्ट्रॉन की बात कर लो, चाहे एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला या फिर व्हाट इफ वाला, दोनों ही मोस्ट पावरफुल की कैटेगरी में आते हैं। और अल्ट्रॉन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कभी भी ख़त्म नहीं करा जा सकता, क्योंकि वो एक एआई है और जिसका कभी जन्म हुआ ही नहीं है, वो मर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप बात करो आर्मर वॉर्स की, तो आर्मर वॉर्स में हमें दिखने वाला है अल्ट्रॉन। अब वो अपनी रोबोटिक बॉडी में होगा या फिर वो हमें एज एआई दिखेगा। लेकिन अगर आपने व्हाट इफ में देखा होगा अल्ट्रॉन विजन को, तो आप जानते होंगे कि वो कितना बड़ा थ्रेट है। और यहाँ तक कि वॉचर भी उससे डर गया था, क्योंकि 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आने के बाद वो मेंटली मैनिपुलेशन में बहुत अच्छा हो गया था। और जब उसे मल्टीवर्स के राज के बारे में पता चला तो फिर तो वो अनस्टॉपेबल हो गया था। और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि उसको इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ करना आता है। और व्हाट इफ में हमने देखा कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का कैसे यूटिलाइज करा इन इट्स फुल एफिशिएंसी। अब वेनवू का नाम सुन के सब लोग बोलेंगे कि वेनवू के पास तो सिर्फ 10 रिंग्स है, इसके अलावा वो पावरफुल का है। लेकिन वेनवू को 10 रिंग्स मिलने से पहले वो बहुत सारे किंगडम्स को कॉन्कर कर चुका था और 10 रिंग्स ने उसको बस इमॉर्टैलिटी दी है। लेकिन वो खुद भी फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा था। और अगर रिसेंट टाइम में देखो तो उसने 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट करी और हज़ारों साल जिंदा रहने की वजह से उसने हर एक टाइप का फाइट फॉर्म सीखा होगा। और 10 रिंग्स का सबसे अच्छा यूज़ भी वही करता था। एक पावरफुल कैरेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई एक वेपन हो, या फिर आपके फाइटिंग स्किल्स अच्छी हो, या फिर आपके पास बहुत नॉलेज हो, या फिर आप एक कॉस्मिक बीइंग हो। एक विलन पावरफुल हो सकता है अपने माइंड से, जैसे कि था बैरन ज़ीमो। अब बैरन ज़ीमो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि वो बहुत अच्छा मैनिपुलेटर था, या फिर मैं कह सकता हूँ एक स्किल्ड मैनिपुलेटर था। और ज़ीमो ने अवेंजर्स में ही लड़ाई लगा दी और किसी को भनक भी नहीं लगा कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और एमसीयू में अगर कोई एक विलन है जो अपने मिशन में सक्सेसफुल हुआ है, वो है ज़ीमो, क्योंकि वो चाहता था कि अवेंजर्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, जो कि सिविल वॉर में हमने देखा था कि हो भी गया था। और बैरन ज़ीमो को हमने लास्ट देखा था फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। अब थंडरबोल्ट में ज़ीमो दिखेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन आगे इसका मेजर रोल तो होने वाला है, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। और मैं तो पर्सनली देखना चाहूँगा बैरन ज़ीमो को आगे, क्योंकि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी हमने देखा था कि कैसे फैल्कन और विंटर सोल्जर के साथ काम करते करते उसने सोल्जर सीरम को भी नष्ट कर दिया था। तो ये थे मेरे हिसाब से टॉप 8 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन एमसीयू। और इन सब कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा ना थ्योरीज बनती है ना कोई र्यूमर सुनने को मिलता है। लेकिन फैंस ये बात माने ना माने, लेकिन मार्वल स्टूडियोज भी अच्छी तरह से जानता है कि ये कैरेक्टर तो पावरफुल थे ही, भले इनको रिप्रेजेंट अच्छी तरह से ना करा गया हो, लेकिन ये अपकमिंग एमसीयू फ्यूचर में मेजर रोल प्ले करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।